उत्तर प्रदेश तक हो आया था, जरा चला गया था, काम था, फिर वापस आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और तमाम सारे लोग जो आज शो में पहली बार दिख रहे हैं, मुझे मेरे शो में शरीक हो रहे हैं, उन सब का, जिन्होंने नया नया चश्मा खरीदा है एक जैसा, उनका, और हाँ मेरी आंखें हैं, नजरें हैं, जहां से मैं देख सकता हूं वहां तक तो देख ही सकता हूं, बाकी तो ईश्वर जाने, राजनीति में नहीं देख सकता दूर तक, क्योंकि वो लोग जो हैं वो और दूर तक देखते हैं, हम तो बस नन्हे मुन्नों को देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बच्चों अभी तो स्कूल बंद है ना, अभी तो खुले नहीं ना, अभी थोड़ा से दिन है, खुल गए तुम्हारे? अभी कहां खुले, अभी थोड़े दिन और मस्ती करो। वो हमारा जमाना था जब 2-2 ढाई-ढाई महीने स्कूल बंद रहते थे। अरे क्यों रो रहा है ये, इसको कुछ खरीदवा दीजिए थोड़ा बहुत, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मम्मी पापा, दादा दादी और वो तमाम सारे लोग जो नवयुवक हैं आज शो में शरीक हो रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली छतरपुर से। माता जी प्रणाम, कहां से आना हुआ? गुड़गांव से। अरे थोड़ी देर बैठिए, पानी आनी मिला? हाँ पानी 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 पीजिए। चाय मंगवाएं क्या? चाय? हाँ चाय नहीं, इतनी जोर थप्पड़ मारूंगा दांत तुम्हारे सब बिखर जाएंगे एक तरफ, जितनी जोर है कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं वो ऐसे कह देता हूं मैं, कोई थप्पड़ पर थोड़ी ना मारने के लिए, तो मैं बातचीत के लिए आता हूं आपसे। वो मेरा स्नेह है, मेरा प्रेम है। वो बच्चों को डांटू ना तो काम नहीं बनेगा, बाकी सब चीज बढ़िया है। वो तमाम सारे जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका तारुफ कराता हूं। आज राजनीति में एक बहुत खूब चीज बताऊंगा कि कैसे होती है। बेटे ने क्या कहा, पिताजी ने क्या कहा, और राजनीति में क्या हुआ, ये तमाम सारी बातें हैं। जो मेहमान हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर टीना करमवीर, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर टीना, थैंक यू सो मच, कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। अनुरुद्ध प्रताप जी बीजेपी के का पक्ष रखेंगे, आईटी प्रोफेशनल हैं ये, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी नेता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, शो में अक्सर आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद बिलाल साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और शाहजहांपुर के हमारे सैयद जब्बार साहब यूपी के, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कहां से आना हुआ आपका? बिहार से। सब ठीक तो है? नाराज कहां है इतना? पक्का थक गई हैं क्या? हाँ थोड़ा सा, थोड़े ऐसा करिए, थोड़ी देर 5-10 मिनट खड़ी रहिएगा, फिर वहां सामने बेंच। पहली बार लाइव देख रही हैं? हाँ पहली बार लाइव, कोई बहुत बढ़िया नहीं, वहां बैठेंगी ना बिल्कुल सामने बेंच पे, आराम से देखिएगा, वहीं पे टीवी भी लगा है, तो यहाँ जो चल रहा है वो वहीं दिखेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। आप कहां से आई? राजगढ़। ये राजगढ़ कहां से? कृष्णानगर। कृष्णानगर, ये अपना कृष्णानगर, हाँ दिल्ली वाला। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। आरजेडी की नेता, उन्होंने कहा कि अगर हम सत्ता में बिहार में वापस आए तो ये जो वक्फ कानून है संशोधन, जो अभी लगभग 2 महीना 2.5 महीना पहले चर्चा में था, इसको अप्रैल में चर्चा में था, इसको जो है कूड़ेदान में फेंक देंगे। संसद ने उसको पास किया, उसके बाद सरकार ने उसको नोटिफाई किया, कानून बन गया वक्फ पर। उन्होंने कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे। कूड़ेदान से मतलब है कि उनका ये मतलब नहीं, कूड़ेदान में मतलब कूड़ेदान में हालांकि बोला नहीं जाना चाहिए, लेकिन उनका ये मतलब था कि अगर सत्ता में हम वापस आए तो ये वक्फ कानून जो है हम संसद से इसको दोबारा संशोधित करवा देंगे, ये मतलब है। इसमें टोटल बात बतानी चाहिए, ये बात करनी चाहिए, ये उन्होंने कहा, और इसी पे आज बहस है। बात तो सच है कि संसद के पास वो ताकत होती है कि वो कानून बना सकती है, कानून में संशोधन भी कर सकती है, दोनों ताकतें हैं उसके पास, दोनों ताकतें हैं, और वो सर्वाधिकार है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास एक स्पेशल पावर है, जो किसी कानून को वो बुला के या देख के उसके बाद उस पर अपनी राय रख सकता है और बता सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास। ये हमने आपको मोटे तौर पे खाका खींचा, लेकिन भैया ये सब चीजें तुम भूल जाओ। होगा क्या, ये मतलब तुम्हें बताते हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब ही जानने की कोशिश करो तो डिबेट बहुत आसानी तरीके से खुलती है। बोले कि हम अगर सत्ता में आए
तो मतलब हम सत्ता में आएंगे अगर बिहार में, तो ये जो वक्फ कानून जिसको ये बीजेपी वालों ने पास किया है, इसको हम बदल डालेंगे। मैं आऊंगा, बिल्कुल आ जाऊंगा। इसका मतलब यह कि ए मुसलमानों सुनो, मेरे ही पास रहना, बाहर न जाना। इसका मतलब ये हुआ। अब वो क्या मुसलमान क्या हुआ, वो बिल्कुल वोट बैंक है, उसको समझा रहे हैं ये कि देखो तुम हमारे पास रहोगे। दूसरा क्या मतलब हो सकता है? दूसरा मतलब ये हो सकता है कि देखो दाएं बाएं ना होना। दाएं बाएं से मतलब ये कि जेडीयू की तरफ मत चले जाना, मेरी ही तरफ रहना। और ये वक्फ कानून हम बदल देंगे। अच्छा बुरा सब किनारे हो गया, वो डिबेट का हिस्सा ही नहीं रहा। कानूनी पहलू आप किनारे कर दीजिए, लेकिन बस डिबेट का असली हिस्सा यही है। मर्म समझने की कोशिश करिए कि आखिर ये कहा क्यों जा रहा है। क्योंकि पीडीए है। पीडीए क्या है? पिछड़ा, दलित, अकलियत। अकलियत मतलब वो जो अल्पसंख्यक है, उसमें मुसलमान एक बड़ी चीज है। तो वो मुसलमान को ये फोकस किया जा रहा है। और ये किया क्यों जा रहा है? बिहार का चुनाव है। तो ये मैंने आपको पृष्ठभूमि रख दी। डिबेट पे चलते हैं, बाकी मैं आपको मजा बाद में बताऊंगा कि होता कैसे है, क्योंकि डिबेट को खोल के मैं कानूनी पहलू बता दिया। सर्वाधिकार है उसके पास, संसद के पास, जो कानून बना सकता है वो कानून में संशोधन भी कर सकता, वो है। आप कहेंगे अनुच्छेद आर्टिकल बताइए, मैं 5-6 आर्टिकल भी बता दूंगा आपको, लिख के लाया। लेकिन उसको बहस में मतलब नहीं है। वो तो जो बोल रहा है उसने भी वो आर्टिकल नहीं पढ़ा है, उसने भी वो आर्टिकल नहीं पढ़ा है। लेकिन ये बात सच है कि ना, उसके ये बात सच है। वो पॉलिटिकल लोग थे, तो पॉलिटिकल लोग हैं, उनको समझ सब है। समझ कहां है, निशाना कहां है, समझने की कोशिश करिए। निशाना वही है कि देखो मुसलमान हो, चले ना जाना, रहना मेरे ही पास, आई लव यू। तो यही मतलब है। टोटल डिबेट का मतलब यही है। असली बिल्कुल एकदम चारे पे मामला रहिए, दाएं बाएं मत जाइए, चारे पे रहिए। चारा जो है डिबेट का, उसी पे। जी जनाब, क्या बात हुई बताइए। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपने जो एक बयान बताया, उस बयान में सीधा सीधा ये है कि यदि तेजस्वी यादव सत्ता में आएंगे तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार काम करने वाले देश के लोकतंत्र के मंदिर, संसद में बने हुए एक कानून जो 140 करोड़ भारतवासियों के द्वारा चुनी हुई सरकार ने बनाया है, उसको उठा के कूड़े में फेंक देंगे। प्रतीक जी, ये तानाशाही है या क्या है? अब ये राजनीति का दूसरा सिरा है। अरे भाई, मैंने बताया कि वो उसमें संशोधन की ताकत है। संसद में जिसने बनाया है उसी के पास ताकत है। ये कांग्रेस कह सकती मेरे पास ताकत, संसद के अंदर ताकत है, ऑफ कोर्स उनके पास है। ये दूसरा सिरा है राजनीति का। अभी हमने वो पिटारा नहीं खोला जो राजनीति का असली मजा है, वो खोलूंगा मैं। तो हम भी तो बड़े वाले हैं, थोड़ी देर में ही खोलेंगे, बताएंगे। इतनी जल्दी कैसे बता देंगे? टीआरपी का मसला है, तो हमारे पास भी तो वही मसाला, अगर बादल सही रहा तो, वरना तो अगर बरस गया तब तो फिर गया मामला। जी। जय संविधान। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो कानून आपके अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता, उस कानून को फाड़कर फेंक देना चाहिए। ये कब कहा था? अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन आज की सरकार भी अंग्रेजों की तरह ही काम कर रही है। इसीलिए तेजस्वी जी ने जो कहा वो एकदम सहमत है हम उनके साथ, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर ये कानून, क्योंकि कानून कहां बनते हैं? संसद के अंदर बनते हैं। यदि संसद के अंदर कोई कानून बनता है और यदि वो जनता के हित में नहीं है तो वो खारिज भी हो जाता है, रद्द भी हो जाता है। तो गलत क्या कहा? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 3 चीजों पे बोला कि इस पर मुझे बात कहनी है, बाकी उसने पूरे कानून पे कहीं नहीं बात की और यथास्थिति बनाए रखी। एक पहलू इसका है सुप्रीम कोर्ट का, जब गया वक्त कानून सुप्रीम कोर्ट के पास, सिर्फ 3 ही चीजों पे उसने कहा कि बोले कि मैं इस पे डी नोटिफाई नहीं करूंगा। डी नोटिफाई मतलब कि हम इसको, इसका स्टेटस, इसका कैरेक्टर बदल दे, बस। यहां पे उसने 3 चीजों पे बोला है और बाकी उसने कहा कि नहीं, वो संसद से पास है और संसद का कानून है। तो मैंने देख लिया, मोटे तौर पे मुझे यही सिर्फ 3 बातें कहनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेकिन कानून यथास्थिति है। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विध्वंस फैलाती है। इनके सर्जन में, कल्पना में सर्जन ही नहीं है, कुछ क्रिएट नहीं करना। ये राजनीति का एक सिरा है। एक सिरा वो था, ये बताया था, एक सिरा ये है। ठीक, नाउ द बीजेपी। देखिए, संविधान की हत्या करने वाले जब जय संविधान की बात करते हैं तो शायद मुस्कुराहट आती, मन में वेदना होती, एक चीज।
देखिए संगत इन्होंने तो फाड़ दिया था वो जैसे कैबिनेट का आया फाड़ फेंक हाँ, दिया। वही मैं कहने जा, संगत का बड़ा जबरदस्त असर होता है। मुझे लगता है मीडिया को इस तरीके की गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए। सच्चाई फाड़ा ये नहीं थी था? नहीं, बिल्कुल नहीं फाड़ा था वो। दूसरी किसी और राहुल जी ने जो फाड़ा, लेकिन ये कोई और पन्ना था? नहीं फाड़ा था, कोई और पन्ना फाड़ा था। ये उस किताब का ये चौथा पन्ना है। अभी कई पन्ने हम दिखाएंगे आपको। डिबेट वहां नहीं है कि कूड़ेदान में फेंक देंगे। अरे भटक ना जाना, तुम सोचोगे कि ये होगा ना। वो संविधान की किताब जो दिखाई जाती, बोले वो है ही नहीं, वो पन्ना जो फाड़ा था वो है ही नहीं है, वो कोई और पन्ना था, वो फाड़ दिया। let him clarify, let her clarify, then I will come to you. नहीं, मुझे लगता है जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी तो बार बार कह रही थी कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। मुझे लगता है मीडिया मुक्त भारत भी बना दिया, क्योंकि अगर गलत इंफॉर्मेशन जाती है तो जनता उसी को मान लेती है। आलू से सोना निकाला किसने कहा था? मोदी जी का बयान है, लेकिन किसका बयान बनाकर दिखाया? राहुल गांधी जी का। और ये सच्चाई है। जापान के पुराने लोहार वहां पर सारे के सारे इंजन बनाते हैं, ये भी राहुल जी ने कहा है। हो सकता है उस किताब में जो किताब दिखाई जाती है, उस किताब में छठा पन्ना ये हो कि ये जो मीडिया है ये भी गलत है। हो सकता है, मैं मानता हूं भैया। ऐसा नहीं दूध के धुले नहीं है कोई, दूध का धुला कोई नहीं है। तो मीडिया कोई बस तुम सोच रहे हो कि बहुत बढ़िया है, ना 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 ना, वो दूध की धुली वो भी नहीं। हाँ, बीजेपी के संगत का असर ऐसे होता है कि राहुल गांधी जी ने कैबिनेट अप्रूव अध्यादेश को फाड़ के मीडिया के सामने ही फेंका था। अरे ऐसे अध्यादेश को फाड़ के, तो वही जो मानसिकता है तेजस्वी जी के अंदर है। दूसरी चीज, अपने पिता का कहा तेजस्वी जी बिल्कुल नहीं मान रहे। उनके पिता ने भरे संसद में कहा था कि वक्फ बोर्ड के जो कानून है इसमें बदलाव करना जरूरी है, नहीं तो पूरा लूट लेगा। लेकिन आज तेजस्वी जी पिता कहा नहीं मान रहे हैं। गजब की हालत है। जैसे राहुल जी देश का कहा नहीं मान रहे, अपनी पार्टी कहा नहीं मान रहे, वैसे तेजस्वी जी अपने पिता कहा नहीं मान रहे। लालू जी को, तेजस्वी जी को समझाना चाहिए कि 2013 में जो संसद पार्लियामेंट में आपने कहा था, आपका बेटा कहा क्यों नहीं मारा? ऐसे नालायक बेटे को पार्टी से आप निकाल क्यों नहीं देते हैं? लेकिन वो निकाल नहीं रहे हैं। देखिए वक्फ बोर्ड में ये लोग बोल क्यों रहे हैं? आप ये थोड़ा सा मुझे 10 सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल, आपका टाइम है, आपका टाइम। जी, टोटल लगभग 38 लाख एकड़ के आसपास जमीन पे क्लेम करता वक्फ बोर्ड। 1 लाख एकड़ का मतलब कितना होता? 404 वर्ग किलोमीटर। और 38 लाख किलोमीटर, 38 लाख एकड़ का मतलब हुआ 16,000 वर्ग किलोमीटर। दिल्ली का एरिया कितना है? लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर का। मतलब 100 दिल्ली के बराबर जमीन कब्जा करके वक्फ बोर्ड क्लेम करता है। अरे भाई अनिरुद्ध जी रुको भाई, हमारे वालिद की है, वालिद के वालिद की है, तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रही है? वही तो बात आ रहा हूं कि 16,000 मतलब 100 दिल्ली के बराबर, और पूरे भारत के 5% जमीन पर कब्जा क्लेम करता है। तो कम से कम भैया ऑडिट तो होना चाहिए ना। अब मैं चले जा रहा हूं, कह रहा हूं ये मेरे बाप का, दादा का, सबका क्लेम तो अगर है तो ऑडिट तो होगा ना, प्रूफ तो होगा किसका किसका नहीं। अगर वक्फ है तो वक्फ को मिलना चाहिए। और दूसरी चीज है कि आपने वक्फ बोर्ड जब बनाया था, आपने कहा पसमानदा मुसलमानों के लिए, बोरा आगा खाना अहमदिया मुसलमान महिलाओं के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए बनाए। लेकिन पता चल रहा अब कब्जा 2 लाख एकड़ का कब्जा है बिहार के अंदर वक्फ बोर्ड पे। तो जाहिर सी बात है कि जो चुनिंदा लोगों के खुश करने के लिए तेजस्वी जी बोल रहे हैं, लेकिन लालू जी को समझाना चाहिए कि वह उसी कानून बदलाव की बात की। राइट। वक्फ बोर्ड का एक काम यह था कि एक बड़ा फेमस और बहुत ही चर्चित मामला है भोपाल का, और वो केस बार बार डिस्कस होता, जब डिबेट आती है तो वो सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है, कभी सत्ता पक्ष की तरफ से, कभी विपक्ष की तरफ से। सहूलियत का, हाँ, ज्यादातर तो वो बीजेपी इस्तेमाल करती है। उसमें एक ये बात थी कि मेंटेनेंस के लिए गुजारा भत्ता वो महिला मांग रही थी, मुस्लिम महिला। कौन सा केस है भैया? साहबानो, तो गुजारा भत्ता मांग रही, तो उसमें यह कहा गया था कि यह काम इसका भी है। किसका? ये जो वक्फ है, जिसके बाद ये जमीन कितने 4 दिल्ली या 16 दिल्ली के बराबर जमीन है, 100 दिल्ली के बराबर। अब ज्यादा ना बोल देना, नहीं तो मेरे मुंह से भी निकल जाए। हम जितनी भी दिल्ली के बराबर की जमीन है, उसका ये था कि उसको गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस में या ऐसी तमाम औरतों के उत्थान के लिए काम करना था। तो ये सवाल भी पूछा जाता है। जी ना, समाजवादी पार्टी, फिर मैं बताऊंगा, जाना नहीं, वाटर ऑफ इंडिया है अभी। हाँ जी, अभी ये कह रहे थे कि बयान पर कि उसको कूड़ेदान में फेंक देंगे,
जो तो कहा- समाज, आप तो समाजवादी, उधर आरजेडी, दोनों तरफ झंडा पकड़े रहो। इनको पूछो कि 3 काले कृषि कानून लाए थे, बिल्कुल। वो संसद से पास हुए थे कि नहीं हुए थे? बिल्कुल हुए थे। फिर कूड़ेदान में तो प्रधानमंत्री जी ने डाल दिया था, डाला था कि नहीं डाला था? बिल्कुल हुए थे। बिल्कुल हो सकता है। उन्होंने कहा हम समझा नहीं पाए। समझा नहीं पाए ना, तो कूड़ेदान में जहां तक बात है तो कूड़ेदान में डाला, और जहां तक कहा नहीं उन्होंने कूड़ेदान, उन्होंने कहा हम समझा नहीं पाए। बात तो वही हो गई ना। कहने समझ का गया? मतलब तो वही जब जैसे इधर से चले और समाजवादी तक पहुंचे तो ये वही हो जाता है। दूसरा, अभी बीजेपी के प्रवक्ता की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़े पढ़े लिखे हैं और सुधांशु जी, लेकिन उनकी जो बौद्धिक विकलांगता है, जिस तरीके से भाषा बोली उन्होंने कहा कि देखिए ये बिल ला क्यों रहे हैं, उन्होंने कहा मुस्लिमों के भले के लिए, और बोल क्या रहे, समाजवादी नमाजवादी। मतलब नमाज से आपको दिक्कत है? भाई ये देश जो है नमाज से, पूजा पाठ से, अजान से, गुरुवाणी से, अरे भाई सबसे मिलके ही तो हिंदुस्तान बनाया। बना तो गुरु सही कहा, ऑफकोर्स आई विल गिव यू, कहा तो बिल्कुल सही है इन्होंने, और ये बना भी है सही, इसमें किसी को शको शुबा भी नहीं होनी चाहिए। ये देश नमाज, इबादत, मंदिर, घंटी, शंख, चर्च, बेल सबसे मिलकर बना है। तो मैं सवाल ही पूछ रहा, तो उनसे सवाल काहे नहीं करते जिन्होंने बांट दिया मुल्क, काहे बांट दिया? कौन लोग बांट रहे हैं? अरे हाँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। कौन लोग बांट रहे हैं उन पे तो हम बाद में आएंगे। जिन्होंने बांट दिया 47 में, उन पे पहले पूछ रहे हैं काहे बांट दिया। अब कौन बांट रहा है? राजनीति पे ध्यान रखना, सवाल कोई पूछा जाएगा, जवाब वही कि गाय के 4 पैर होते हैं, उसके 2 आंखें होते हैं, 2 कान होते हैं, 4 थन होते हैं, दूध 20 लीटर देती है। समझ गया ना मेरी बात? क्या नाम है आपका? विशाल। हाँ? विशाल कहां से आना हुआ? कटनी से। अरे जगह बहुत अच्छी है यार, कटनी। समझे, राजनीति यही है। अभी एक पन्ना बाकी है राजनीति का। जी, लेट हिम कंप्लीट। हाँ जी, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, ये भाषा जो है, भाषा वही है ना, भैंस ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, मुजरा वाली भाषा ये आगे बढ़ी। जब यूपी में आ गई तो उन्होंने कहा अली बजरंगबली, जालीदार टोपी और शमशान कब्रिस्तान। ये कौन भाषा बोलता है? अली बजरंगबली तो अच्छी है। लेकिन आप बात किसकी कर रहे हैं? भाई वक्फ बोर्ड पर हम मुसलमानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि कोई कसाई ये कहे कि भाई हम पशु नहीं काटेंगे, वो पशु क्रूरता पे अगर बयान दे, वो वही बयान बीजेपी का है। और इनसे पूछना चाहते हैं आप क्या कर रहे हैं भाई? कितना आपने जो वादा किया उन पे बात नहीं कर रहे हैं। आप बात कहाँ कर रहे हैं? बात उठा रहे कहाँ? भक्ति बात। ये कसाई भी आ गया शब्द, देखो अब पकड़े रहना वर्ड एक एक, वह पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। तो ये कसाई तक तो बात आ गई है। अब बकरा बात कसाई तक आ। रुको भाई, 1 मिनट रुको, गाड़ी तेज मत चलाना। आज मैं पूरी डिबेट का मतलब समझाएंगे, कैसे डिबेट होती है, और ये मीडिया भी समझाएंगे मीडिया कहां से डिबेट उठा लेता है एक शब्द। तो बात कसाई तक आ गई, अभी बकरा आना, जोर से बोलो, बाकी है। तो कसाई, मैं ऑफ कोर्स आई विल गिव यू, पहले बीजेपी को चांस दूंगा। अरे आप बकरा नहीं है। बिलाल भाई इधर आइए, बिलाल भाई यहां आइए। बिलाल भाई, बकरा तक अभी आएगा मामला, देखे रहना, कसाई तक आ गया मामला। जी, बीजेपी कांग्रेस इनको समझ बैठी थी, कसाई जैसे काटती थी। देखिए मैं कह रहा हूं कि कसाई की बात कर रहे हैं ना, ये तमाम बातों को यादव कुल में पैदा हुआ, कृष्ण का वंशज अखिलेश यादव जी को यह कहना पड़ रहा है कि जहां बकरा कटता है वहां खुशबू आती है और गौशाला से बदबू आती है। यादव कुल का व्यक्ति ऐसा कह रहा है, कृष्ण का वंशज। अरे गजब है भाई, ये भी, ये कम नहीं है। ये बीजेपी वाले देखो, अरे मेरे भाई, ये बात अभी उठाने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा था कसाई तक बात आई है, बकरे तक आएगी, आई बकरे तक। रुको यार, रुको, मैं आ गया ऑफकोर्स। बिलाल भाई बोलना है? बिल्कुल बोलना वो है। बोलो बिलाल भाई। मैं अपने भाई को कहना चाहता हूं कि पिछले 70 साल के इतिहास में, मुझे भी आप सुनना जरा, हाँ हाँ, ठीक है? पिछले 70 साल के इतिहास में कभी भी मुसलमानों को शिक्षा देने के बारे में सरकारों ने नहीं पूछा है, नहीं सोचा है। और अब जो शब्द का प्रयोग कर रहे एक राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति कसाई,
आज अगर मुसलमान, ये तेजस्वी जी जो बयान दे रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम उनकी निगाह में मात्र वोट बैंक है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने तो कहा था कि वो वर्ड निकला लेकिन निकला नहीं। बिलाल भाई बहुत विचारित बोलते हैं। जी अभी रुको। हाँ जी, यानी वोट हमारा हाँ, और राज तुम्हारा। दरी बिछाए हम, हमारे ठेकेदार कांग्रेस, समाजवादी, बसपा और हमारी दुश्मन बीजेपी आ जाएगी, खा लेगी। पिछले 2014 से किसको खाया है? एक बात तो बताओ, एक बात और बताऊं सम्मानित चैनल के माध्यम से, 20 मई को इसी सरकार के माननीय नितिन गडकरी ने पसमानदा समाज के लिए शिक्षा पे परिचर्चा का कार्यक्रम अंबेडकर स्टेडियम में किया था, अंबेडकर भवन में, और वहां पर 14 समुदाय के लोग थे। अगर ये रचना का काम कर रहे हैं तो इन्हें बुरा लग रहा है। इसलिए तेजस्वी जी कह रहे हैं कि अगर हम आ गए सत्ता में, ये जो डरा रखा है, हम वो संशोधन को जो है वो खत्म कर देंगे। लोकतंत्र में जनता मालिक है, लोकतंत्र में जनता मालिक है। और मैं तथाकथित मुस्लिम प्रेमी दलों से कहना चाहता हूं, मुस्लिमों में शिक्षा का मापदंड बढ़ा। अच्छा एक बात बताओ, जब वो प्रेम कर रहे हैं आपसे, वो बार बार कह रहे हैं आई लव यू बिलाल भाई, आई लव यू, तो आप कहे तो इधर अभी तक कह रहे हो आई लव यू, चले जा पास। तू इधर उधर की बात न कर। अरे ये बता के कारवा क्यों लूटा? पहले शिक्षा में क्या स्तर था, आज कितना है? अधिकारी कहाँ है? मुस्लिमों के नाम क्या होते हैं? पंचर लगाने वाला मुस्लिम पाएगा। आज इस दिशा पर ले जाने वाले कौन है? हरी घास में हरा सांप, ये कांग्रेस और पिछले दल। मुहावरा, हरी घास में देखो एक आया मुहावरा। जी ऑफ कोर्स। नहीं, ये कह रहे हैं ना कि मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया, तो अभी अध्यक्ष बनने वाला है बीजेपी का, अपना हक मांगिए, कहिए कि बीजेपी का अध्यक्ष जो है वो मुस्लिम होना चाहिए। क्यों रिप्रेजेंटेशन नहीं मांग रहे? रिप्रेजेंटेशन मांगना चाहिए। 11 साल में कहाँ दिया रिप्रेजेंटेशन? सबसे जरूरी तो ये है, बड़ी बड़ी बातें भाषणबाजी से पेट नहीं भरता। पेट भरता है या तो आप उनको अधिकार दीजिए, उनको भोजन रोटी पानी दीजिए, ये सबसे जरूरी है। अपनी बड़ी बहन से सम्मान के साथ एक बात कह रहा हूं, आप तो पार्टी के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी, इस लोकतंत्र में पहला जो नागरिक है परम श्रद्धेय माननीय राष्ट्रपति जी होते हैं, उनको बनाने का काम मिसाइल मैन अब्दुल कलाम साहब को बनाने का काम अगर किया था तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया। राइट, आओ जनाब अली, आओ। उसके बाद डिबेट खत्म हो जाएगी, उसके बाद जनता की तरफ से रुख करेंगे और वो जो बात हमने कही थी हम बताएंगे, तो फिर वो बात हम बताएंगे। प्रतीक भाई बहुत बहुत शुक्रगुजार, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। बात का आगाज अपने एक शेर से करता हूं। एक मिनट भाई, अब मुझे शेर कोई सुनाए, अवध का इलाके का कोई आए, कोई शेर कहे तो इरशाद ना भी आता हो तो कम से कम चुप तो रहा जा सकता है ना। हाँ जी। मैं बोलता हूं तो इल्जाम है मुझ पे बगावत का, मैं अगर चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। क्या बात है, बहुत ये हम दो, हमारे दो और अब हमारे और दो की सरकार जो वक्फ बोर्ड का वक्फ के अंदर संशोधन का जो काला कानून लेकर के आई और सरमाते थोपना चाह रही है, ये उसी तरीके से है जिस तरीके का नोट बदली करके 2000 के नोट को चला करके दोबारा वापस ले लिया, उसी तरीके से इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। अब वो वाला कानून नहीं बताया आपने? वो नहीं बताया कि जिसमें सारे मुसलमानों को देश से बाहर निकाल लेते थे वो? अभी आ रहे हैं, उसमें भी आ रहे हैं, अभी रुक जाइए, तसल्ली करिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं ये सरकार हम दो हमारे दो की क्यों है, क्योंकि ये अपने चंद उद्योगपति मित्रों को वक्फ बोर्ड की जमीन जो है वो बेचना चाहती है, उसी तरीके से बेचना चाहती है जिस तरीके से अयोध्या के अंदर डिफेंस की जमीन का नेचर और कैरेक्टर चेंज करके अपने चंद उद्योगपति मित्रों को दिया, और ये हम होने नहीं देंगे। ये फेक न्यूज बता रहे हैं। मैं खुद, एक मिनट, ये फेक, आप कुछ भी फर्जी आप आते हैं फुटेज पाने के लिए, कुछ भी आप बोल देते हैं कि जो डिफेंस की लाइन डिफेंस के पास है, आप फर्जी बोल रहे हैं। आप ये तो प्रूफ दीजिए, आपके पास प्रूफ है नहीं। आप आते हैं, आप लोग जो भी हैं वो आते हैं, फुटेज पाने के लिए कुछ भी आप फर्जी बोल देते हैं। आप दीजिए ना, आप प्रूफ दीजिए। आपके पास ना प्रूफ होता है ना कुछ भी होता है। प्रूफ है? फैक्ट दीजिए। मैं पूछ रहा हूं, मैं पूछ लिया नहीं है। इफ यू हैव अ प्रूफ, इफ यू हैव अ प्रूफ देन गिव इट। क्या यार, 2 मिनट के लिए जो
हमारी आर्मी की प्रैक्टिसिंग ग्राउंड होता था जिसपे हमारे यहाँ जाके प्रैक्टिस। आधार क्या है? किस आधार पे आपने ये आरोप लगाया है? क्योंकि ये सर्वविदित है, डिफेंस की जमीन कभी भी उसका लैंड यूज नहीं चेंज होता। ये फर्जी बातें फैलाने वाले फर्जीवाल लोग हैं। बोल रहे हैं भाई, आप कम से कम आप फैक्ट दीजिए, पेपर दीजिए। वो नहीं, ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया। लो, मैं समझ गया, कोई बात नहीं। अब मैं आपको वो बात बताता हूं। मैं ठीक है, मैं बोलिए, आप आइए, बैठिए, सारे लोग बैठिए। डिबेट का मतलब क्या था वो मैं बताता हूं आपको। डिबेट का मतलब यह था कि उन्होंने कहा कि अगर मैं सत्ता में आया तो मैं उसको कूड़ेदान में फेंक दूंगा, यह था उन्होंने कहा। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली में, एक मिनट, ए भैया, तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो तो चले जाना वापस, और तुम्हें 3 दिन से टोक रहा हूं, चौथे दिन नहीं टोकूंगा। पिता ने, बेटे ने तो यह कहा कि कूड़ेदान में फेंक देंगे। पिताजी लालू यादव ने 2010 में क्या कहा था इसी वक्फ बोर्ड के बारे में, वो भी जानना चाहिए। देखिए, हम बहुत सख्त कानून बनाना चाहिए, सारी जमीनें हड़प ली गई हैं, ये पिताजी कह रहे थे 2010 में। चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, पटना में डाक बंगला भी, जितनी भी संपत्ति थी, सब पर अपार्टमेंट बन गए हैं, ये लालू जी यादव कह रहे हैं। 2010 में लूट हुई है, लालू जी कह रहे हैं। ये संशोधन बिल लेकर आइए, जब सरकार ले आई तो कह रहे हैं कि हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। यह संशोधन बिल लेकर आइए, हम इसको पास कर देंगे, ये लालू जी कह रहे हैं। आगे से कड़ाई से प्रक्रिया बनानी चाहिए, सरकार ने बना दी, तो अब ये कहते हैं हम इसको कूड़े नहीं। ऑफ कोर्स पार्लियामेंट के पास ताकत है, आर्टिकल्स डिफाइंड हैं जिसमें अंदर ये हो सकता है, सत्ता में आए तो करिए, लेकिन ये कर क्यों रहे हैं, कह क्यों रहे हैं, यही डिबेट होनी चाहिए, और यही पॉलिटिकल लाइन डिबेट की। और वो ये है कि ये मुसलमानों, चले न जाना कहीं भी, रहना मेरे पास, और थोड़ा जो दाएं बाएं होते हो जेडीयू की तरफ, वहां भी मत होना, क्योंकि चुनाव बहुत जरूरी है, और ऑफ कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है बिहार का चुनाव, और इसमें डिबेट होगी, लंबी डिबेट होगी, ये डिबेट का हिस्सा है। नाउ द डिबेट इज ओपन, बीजेपी से शुरू करेंगे, देन द कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। जी देखिए, ये जब ये लोग सत्ता में थे, इनके पास 400 पार था, इन्होंने मुसलमान की एक बेवा के लिए, 70 साल की बेवा के लिए, इनके पास 100 दिल्ली के बराबर जमीन थी, लेकिन 70 रुपए नहीं दिए और सरिया का आगे घुटना टेक दिए। तो जाहिर सी बात, आप कौन से मुसलमानों की बात करते हैं? ये बात तो सही है ना कि क्या कहते हैं ना, आपने शिक्षा के लिए बात किया, कितने आपने 100 दिल्ली के बराबर आपके पास जमीन थी, कितने स्कूल आपने खोल डाले, 100 दिल्ली के बराबर आपके पास जमीन थी, आपने कितने लोगों को जीफा दिया? कुछ नहीं किया। आप ये सोचिए, एक बड़ा होटल दिल्ली के अंदर है, वो 100 करोड़ रुपया किराया देता है, और पता चलता है सेटिंग से वक्फ बोर्ड ने किसी को और जमीन दे दी हैदराबाद में, किराया पता कितना, 50,000 मिलता है। तो बाकी 149 करोड़ 50,000 किसके पास जाता होगा? ये सबको पता है ना। अगर 150 करोड़ का किराए का सामान किसी को 50,000 में दिया गया, तो फिर तो दिया नहीं, कुछ ना कुछ तो घूस लिया ही गया होगा। तो हर जगह आपने जैसे चोर मचाए शोर वाला काम कर रहे हैं। और रह गई बात तेजस्वी जी, लालू जी में खुद ही नहीं बन रही। लालू जी कह रहे हैं हम कानून लाओ, हम साथ देंगे, लालू जी बीजेपी के साथ और तेजस्वी जी कांग्रेस। मौका इनको दिया, इन्होंने भी धीरे से आखिर वाले सेंटेंस में खेल गए, ये भी तुरंत बोले लालू जी बीजेपी के साथ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, लालू जी समाजवादी है। राइट बताओगे? क्या नाम है तुम्हारा? नरेश ठाकुर। राइट कैसे बताओगे, ये बताओ। हम तक ना समझ पाए आज तक राइट क्या है। राइट समझ जाएंगे आप। क्या काम करते हैं? मैं एनसीआर में रहता हूँ, इलेक्ट्रिशियन। हैं? इलेक्ट्रीशियन है? हाँ, तो आप बता सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन बता सकता है कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो ये बता सकता है। ये वो चेक करके मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा, पहले कांग्रेस को दूंगा, उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास। जी कांग्रेस, मैं आपसे पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। जी मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री अगर अपनी कही हुई बातों को सुन ले पीछे जाके, तो वो आप ये मीडिया भी, मुझे लगता है ये सवाल ना पूछे कि पहले क्या बयान दिया था। ये देश के प्रधानमंत्री कह रहे 2014 में कि जब गिरता है दिल्ली की साख गिरती है, जब रुपया गिरता है। और आज साख किसकी गिर रही है?
कि सवाल पूछा जाएगा कि आप पहले भाषणों में कुछ कहते हैं, आप कुछ कहते हैं। देखिए, सबसे जरूरी इस समय क्या है कि इधर उधर की बात मत करिए। आप बताइए कि चाहे आप मुस्लिम वर्ग हो, दलित वर्ग हो, आदिवासी वर्ग हो और तमाम गरीब वर्ग हो, जितने उन लोगों को आपने कितनी सुविधाएं दी है, क्योंकि आप डाइवर्ट करते हैं। आप कभी भी जो मुद्दे भी है, चाहे डिबेट के मुद्दे हैं, इनके रोजगार की कब बात करेंगे, कब इनके महंगाई जो बढ़ रही है इस देश में, उस पर कब बात करेंगे, अर्थव्यवस्था पर कब बात करेंगे। बार बार हिंदू मुस्लिम, और हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं, विपक्ष होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते भी मेरी ये जिम्मेदारी है ये कहना, क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं तो हमारी छवि क्या बन रही है कि देखिए, मीडिया भी इस तरीके की चर्चा में लगा हुआ है कि हिंदू मुस्लिम। आप जो बिहार का चुनाव है, बिहार के मुद्दे या देश के मुद्दे, उस पर कब बात करें। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। बिल्कुल ऑफकोर्स आपकी बात सच है। इस देश में रोजगार पे, इस देश में युवाओं के सपनों पे, 2047 का जो विजन है प्रधानमंत्री का, उस पर, वो तमाम सारी चीजों पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल महिलाएं के लिए शौचालय बनने चाहिए, जो पहले नहीं सोचे गए, उस पर बात होनी चाहिए। गरीबों के लिए घर होने चाहिए, जरूर होने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। फ्री की राजनीति बंद होनी चाहिए, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या वक्फ में कोई गड़बड़ नहीं था? मुझे लगता है कि जिस तरीके से काले कृषि कानून वापस लिए गए, ये बिल भी उनको यू टर्न लेना पड़ेगा। लेटरल एंट्री पे भी इनको यू टर्न लेना पड़ा था, और ये इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि समस्त देशवासी जितने भी हैं वो ये चाहते हैं कि ये जो कानून लेकर आ रहे हैं वो इस कानून के विरोध में। अच्छा, आप सच बताइएगा, बिल्कुल इसमें कहीं आपका संशय बिल्कुल नहीं है कि इसमें वोट बैंक कहीं का कोई चक्कर नहीं है, आप ये कह सकती हैं? मुझे लगता है कि हर मुद्दे को राजनीति की तराजू पर नहीं देखना चाहिए। ये जो देश के प्रधानमंत्री को बुखार चढ़ रहा है ना, इतिहास का बुखार चढ़ रहा है, लेकिन जो वर्तमान में हो रहा है उसकी कोई चिंता नहीं है। हमें चिंता इस बात की है। राइट, इनका कहना कि मुझे चिंता भविष्य की है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं बिल्कुल, जस्ट गिव मी अ सेकंड जी। देखिए, बात बिहार की हो रही है, और लालू प्रसाद यादव जी का भी आपने बयान बता दिया, तेजस्वी जी का भी बयान बता दिया। ये सारे समाजवाद से निकले हुए लोग हैं, और मुझे समझ में नहीं आता। 2010 में पिताजी कह रहे हैं कि मैं इसको लाना चाहिए, कानून, सख्त कानून लाना चाहिए। डाक बंगले कब्जे हो गए, मॉल बन गए, अपार्टमेंट बन गए, वो ये कह रहे हैं। जब कानून आ गया तो कह रहे हैं नहीं, अब इसको हम फेंक देंगे, इसको हम कूड़ेदान में डाल देंगे। यह है क्या, इसको जानना जरूरी है। जी, मैं आऊंगा। देखिए, बिहार की स्थिति के ऊपर तो कोई बयान तेजस्वी जी का आ नहीं रहा, क्योंकि आज जो बिहार है, मैं 4 लाइनों में बताना चाहता हूं। बैलगाड़ी पर चलते हुए बिहार को एक्सप्रेस वे पे दौड़ा दिया। पहले रंगदारी का था रोजगार, अब मल्टीनेशनल फैक्ट्रियों का जमाना आ गया। बिहार आज बदल रहा है। परेशानी यही है, आपने जो बोला ना कि इधर उधर मत हो जाना, परेशानी यही है, क्योंकि जो मदरसे थे, आज उन मदरसों में कंप्यूटर काम कर रहे हैं। आज उन मदरसों में साफ पानी है, बच्चों के शौच की व्यवस्था है, वहां पर जो फैकल्टीज है वो एजुकेटेड है। उसके अलावा पूरे बिहार के अंदर विकास की बयार बह रही है। नीतीश जी के राज में सबका साथ सबका विकास हो रहा है। और एक और बात, अभी पुलिस की बहाली हुई है। मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी से, क्या उसमें मेरे मुस्लिम भाई नहीं है? यही डर है, यही कांप रहे हैं। राइट जी, बिल्कुल समाजवादी आप ही के पास आ रहा हूं। ये कह रहे विकास की, आ गया भाई, आ गया। क्या हुआ? मैं आ गया। हाँ जी, विकास की बहार बह रही है। अरे विकास तो न बह रहा, लेकिन पुल जरूर बह रहे हैं। आज भी एक गिरा, हाँ। और सैकड़ों पुल इनके बह गए। बहार तो नहीं भाई, पुल जरूर बह रहे। इतना भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ वहां की जनता खड़ी है। अभी आप एक चीज पूछ रहे थे, कह रहे थे कि लालू यादव ने ऐसा कहा था पहले। उन्होंने कहा कि ये आना चाहिए, वक्फ संशोधन बिल आना चाहिए, इसकी वो हिमायत कर रहे थे। लेकिन कहां पर किसी ने ये नहीं कहा कि उसमें संशोधन नहीं हो। ये भी नहीं कह सकता है कोई कि नहीं, पूर्णतः रूप से सही चला। हाँ, वहां पर बेईमानी भी हुई, बहुत लोगों ने की बेईमानी इतनी, वो खुद ही कह रहे हैं गुरुजी कि डाक बंगले पे अपार्टमेंट बन गए। गुरुजी, एक होता भ्रष्टाचार, एक होता बड़ा वाला भ्रष्टाचार, और एक ऐसा होता जिसमें नमक में दाल मिला रही है, वो नमक में ही आटा मिला दिया। वो कह रहे हैं डाक बंगला मतलब होता है सरकारी। जी बाबूजी, पटना का वो सेंट्रल एरिया है, और लालू यादव जी लोकसभा में बयान दिए थे, ये सबको पता होना चाहिए कि 2010 में बोले कि वक्फ बिल को चेंज किया जाना चाहिए। तो वो समाजवाद के पुरोहित हैं, रहेंगे, किसी के कहने से बदल नहीं जाएंगे लालू यादव।
किसी के कोई भी पक्षी नेता हो, बीजेपी समाजवाद का धुर विरोधी है, रहेगा जी। तो ये डाक बंगला था गुरुजी, वो डाक बंगले में अपार्टमेंट बन रहा था। वही बात मैं कह रहा हूँ। तो इतना भी राजनीति में ना गिरो यार, इतना ना गिरो यार। क्या गिरे? अरे खम की बात कर रहे हैं यार, क्या गिरे इसमें? हम तो पागल हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट ने खुद उस पर वो उठा दी, उंगली उठाई कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हिंदू जो मैंने बोला कि नहीं, 3 चीजों पे छोड़ के हिंदू व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो फिर काहे कह रहे हो कि रद्दी में फेंक देंगे? अरे पहले भी क्या नहीं, राज्य सरकार के अरे वाह, गजब का आदमी भैया ये। एक तरफ कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं, सुनूंगा तुम्हारा। एक तरफ कह रहे हैं कि सही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि रद्दी में नहीं फेंकेंगे, एक तरफ कह रहे हैं कि अपार्टमेंट बन गया। तो भाई मुझे बताओ क्या करना है तुम्हें? बात आपने पूरी सुन नहीं रहे हैं और आधी अधूरी लेके भाग रहे हैं। तुम पहले कसम खाओ कि हम मुसलमानों से हमारा कोई मतलब नहीं। पहले इस मामले में हमें वोट से नहीं मतलब है, तो मैं बात सुनूंगा तुम्हारी, नहीं सुनूंगा बात तुम्हारी। क्यों मुसलमानों से मकसद नहीं होगा? क्या हिंदू से मकसद नहीं? इसलिए होगा कि जब तुम सोचोगे, इसलिए कहोगे कि तुम कहते हो ना संविधान, और किताब लेके घूमते हो, उसमें वर्ड है सेक्युलर, और तुम उस सोच के साथ आओगे तो हम तुम्हारी बात मानेंगे। और जब तुम वोट पे दिमाग लगाओगे तो हम नहीं आएंगे। बीजेपी का अपना खुद जो है ना, बीजेपी की नहीं, अपनी बताओ। सेक्युलर लिखे हुए उसमें, तुम अपनी बताओ। हम अपनी बता तो रहे हैं। हाँ। भाई जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है उसके लिए तो बदल दिया तो ठीक किया। नहीं हाँ। भाई, उसमें तो इन्होंने इस तरीके से किया कि सारी कठपुतली की तरह बीजेपी के लिए और अपने मित्रों को ये दे सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो होगा उसमें सारे पदेन को छोड़कर, जो नियुक्ति होंगी उनको छोड़कर, बाकी सारे सदस्य मुस्लिम होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन तुम्हें तो नहीं, कौवा कान ले गया। अब वो कान नहीं चेक करना है, कौवा देखो कहां गया। क्योंकि मुसलमान, वाह रे मेरे मुसलमान, क्या बात है कि मुसलमान कहीं छटक न जाए, और छटक गया तो मामला, जोर से बोलो तुम भी शामिल, और छिटक गया तो हो यार, होशियार आदमी, तुम खड़े रहो, तुम आ रहा हूं तुम्हारे पास, आ रहा हूं। हाँ जी बोलो बिलाल। सर ये सब लोग विचलित हैं, सिर्फ इन्हें अपनी राजनीति की। हाँ तुम भी वही हो, इधर आओ किनारे। बोलो बिलाल। सर सच बोलना चाहिए ना। हाँ बोलो। ये बेवकूफ बना रहे हैं। किसे? मुसलमानों को। अच्छा मालूम है बना रहे हैं। हाँ, विडंबना ये है, इन्होंने शिक्षा तो दी नहीं, सिर्फ वोट बैंक माना है। हाँ। टिकट ये देते नहीं। हाँ। इनके कुछ लोग हैं, उन्हीं को ये आगे बढ़ाते हैं। पसमानदा समाज के लोग करवट ले रहे हैं, एजुकेशन आ रही है। मैं हवाला दे रहा हूं, मैं पीएचडी हूं। अगर पीएचडी हूं तो आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूं, ठीक है? ये क्या चाहते हैं? इनके हाथ में कलम ना, मुसलमानों के हाथ में कलम ना दी जाए, इनके हाथ में पंचर लगाने का सामान दिया जाए, ताकि ये वोट देते रहे और हमारा मामला बनता रहे। ए बड़को, क्या हुआ मैंने तुम्हारी बेटा? वोट तभी तो आएगा जब मुसलमान पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तभी तो इन्हें वोट मिलेगा दूसरी पार्टी वालों को। ऐसे क्या पढ़े लिखे जाएंगे तो समझदार हो जाएंगे। देखो एक बात बताएं, रुको भाई रुको, बुलाएंगे तुम्हें डिबेट पे, पैनलिस्ट बुलाएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? आशु। ठीक है आशु, बुलाएंगे डिबेट पे, पैनल में रखेंगे तुम्हें, एक दिन रखेंगे, जरूर रखेंगे। बहुत दिनों से, 3-4 दिन से देख रहा हूं, जब आदमी फड़फड़ाने लगता है बहुत ज्यादा, उसकी आत्मा एकदम फड़फड़ बोलने लगती है और आवाज कान तक आने लगती है। मुझे बस समझ में आ जाता है दो ही चीजें, या तो ब्रेक का टाइम हो रहा है, और दूसरा आदमी चाहता है कि भाई हमको भी डिबेट में, पैनल जब बात बोल सकते हैं तो हम क्यों नहीं बोल सकते? आशु तुम भी बोल सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। वो तमाम सारे लोग जो मौके की तलाश में हैं, मतलब बोलने के लिए मौका, और कौन सा, यहाँ पे कोई चुनाव थोड़ी ना हो रहा है ना बेटा। रोज रोज नहीं बोलना चाहिए झा साहब। जब आपको मेरा नाम रट जाए, अगर मैं आपका नाम रट लेता हूं तो इसका मतलब यह हुआ कि मैंने आपको पूरी तरह से पहचान लिया है, और बार बार मैं आपसे पूछूं इसका, नहीं बेटा तुम बिहार के हो, अच्छा बोलते हो, लेकिन रोज रोज नहीं बाबू, वो नहीं अच्छा लगता कि मैं तुमको जान गया, वो एक ही बात कहलवाना चाहता हूं। ये नहीं होता। और मुझे मालूम है तुम बोलोगे क्या, लालू जी के अगेंस्ट बोलना है ना तुम्हें? हाँ लालू जी के, हाँ वो मुझे मालूम है ना। नहीं, ये नैतिकता के खिलाफ है बेटा।
ना नहीं, मैं कोई बहुत नैतिक आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि तुमको पहचान लूं तो उसके बाद फिर पूछूं, ये नहीं हो सकता। दरअसल क्या मैंने कहा था आपसे डिबेट में कि मैं आपको बताऊंगा। बेटे ने कहा, तेजस्वी ने, कि ये जो वक्फ कानून है, देखिए राजनीति कैसे कैसे जबरदस्त रंग होते हैं उसमें, यकीनन पहचानना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए राजनीति को रोज सुबह उठ के एक बार, माता पिता के करें या ना करें, लेकिन राजनीति के जरूर करें प्रणाम रोज। उसने कहा कि राजनीति के बारे में बात हो रही थी, लालू जी ने कहा कि ये जो कानून है इसका विरोध करता हूं मैं, और इस विधेयक पे बड़ा जोरदार कानून बनाने, संशोधन बिल लाना चाहिए, और ये जो कानून है ये पटना में डाक बंगले पर जितनी भी संपत्ति थी उस पर अपार्टमेंट बन गया, इसलिए वक्त कानून लाना चाहिए, संशोधन बिल लाना चाहिए। तेजस्वी जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा जैसे ही हम सत्ता में आएंगे इसको हम किनारे कर देंगे। लालू जी 2010 में बोल रहे थे, लेकिन लालू जी ने एक बयान और अभी दिया। उन्होंने कहा संघी मतलब ये आरएसएस, भाजपाई नादानों तुम मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहते हो, वही लालू जी अब कह रहे हैं। अब वही लालू जी 2010 के बाद जब 2025 में बोले तो वो ये बोले कि संघी भाजपाई नादानों तुम मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहते हो, लेकिन हमने सदा वक्त की जमीनें बचाने के लिए कानून बनाया है और बनवाने में मदद की है। मुझे अफसोस है कि अल्पसंख्यक गरीब मुसलमान और संविधान पर चोट करने वाले इस कठिन दौर में संसद में नहीं हूं, अन्यथा अकेला ही बहुत काफी था। अब तुम पता करो कि ये लालू जी 25 वाले, 2010 वाले, तेजस्वी 2025 वाले, कौन सही है कौन बुरा। पर मैंने कहा नजर वहीं रखना, कहां मुसलमान, बात वही है, दरअसल घूम फिर के वहीं पहुंचती है। क्या नाम? मुख्तार रशीदी। कहां से आना हुआ मुख्तार भाई? मैं संभल से हूँ जी। हाँ बोलो मुख्तार भाई। जी, ये जो है वोट की राजनीति हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। पहले कुछ और बोल रहे थे, अब कुछ और बोल रहे हैं। उन्हें वोट लेना है, मुसलमानों के वोट लेने, इसलिए पलट गए। पहले के अपोजिट में जा रहे थे, अब पॉजिटिव पे आ गए। तो मुख्तार भाई तुम समझ क्यों नहीं रहे हो इस बात को? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? समझे हुए हैं साहब, सभी समझे हुए हैं, सारी समझे हुए हैं। समझा जाएगा साहब, बार बार नहीं समझा जाएगा। एक बार बेवकूफ बनते, एक पप्पू थे, उन्होंने मुसलमानों को 70 साल बेवकूफ बनाया, उनके परिवार वालों ने, और आज अब ये बना रहे हैं। सब ऐसे ही चलता रहता है। ये मुख्तार भाई है। मुख्तार कहाँ है? रशीदी। मुख्तार रशीदी हैं। मुख्तार रशीदी साहब हैं। मुख्तार रशीदी साहब। हाँ जी बिल्कुल, कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। अभी मैं जवाब देती हूँ। 4 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक दिल्ली के अंदर कृत्रिम बारिश करवानी है। कौन करवा रहा है? आइंस्टीन की भतीजी रेखा गुप्ता। अब बताइए, मानसून के समय में वो बारिश करवा रही हैं, तो ठीक है। अब 3 करोड़ जैसे तैसे पैसा है ना, डुबाना है इनको बारिश में। ये वो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी वो लोग हैं जो बारिश में सड़कें बनवाते हैं। तो पप्पू जो कह रहे हैं ना, एक बार इनकी तरफ भी देख लीजिए ये किस तरीके से कर रहे हैं। देखो मैं रशीदी भाई एक बात कहना चाहता हूँ कि ये पप्पू अपू शब्द ना बोला करो, ये अच्छा नहीं लग रहा है। बाबूजी कहते हो ना, बाबूजी राजकुमार, बाबूजी कह सकते हो। ये नहीं, ये भी गलत है, ये गलत शब्द है, बचना चाहिए, समझना चाहिए। मैं समझा सकता हूं, बता सकता हूं सिर्फ। जी आपका जो विल रिस्पॉन्ड। देखिए, गमले में गोभी कौन उगाता था सबको पता है। इसके बाद बहन जी रोजगार की बात कर रही थी, राहुल गांधी जी के रोजगार की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वो खुद मेहनत करें। मुझे एक बात लगता है कि अगर जनता बोले उसको समझाना चाहिए कि ना बोले, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को आइंस्टीन की भतीजी बोलने से पहले जरूर सोचना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि लालटेन, एलईडी के जमाने में लालटेन जल नहीं सकती क्योंकि पंजे ने उनको बुझा दिया है, और एलईडी के जमाने में लालटेन जल नहीं सकती, पंजे ने उसको बुझा दिया। क्योंकि राजीव गांधी जी कहते थे 1 रुपया जाता 85 पैसा खा लिया, 15 पैसा। दूसरी तरीके से लालटेन की रोशनी को खत्म कर दिया पंजे ने। देखिए, ये मोदी जी का चाय वाले बेटे का कमिटमेंट है कि ये कानून बन गया है, अब ये बदलने वाला नहीं। तेजस्वी जी का मन न करे ना चुनाव लड़े भाई, वैसे वो हार रहे हैं, सरकार नहीं बन रही, कुछ तो करने के बस में नहीं है। दूसरी चीज है कि अगर मुसलमानों का भला करना है उनको, तो वैसे भला करिए जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने 90 लाख रुपया इलाज जाता था मुसलमान, कर्नाटक में नहीं दे पाए ना, एक मुसलमान महिला को 90 लाख का इलाज का खर्चा दे, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कोष से 90 लाख का इलाज करा दिया। आदरणीय मोदी जी से भला करिए कि जिन्होंने इन पसमानदा भाइयों के लिए, गरीबों और मुसलमानों के लिए, किस तरह महिलाओं के लिए, जब तक 100 एकड़, जब तक मुसलमानों को कितने ले दे के वही मसला है, ले दे के रशीदी मसला वही बचेगा कि मुझको सत्ता दो,
ले दे के मसला वही फंसेगा कि सत्ता दो। जी ये बार बार कह रहे हैं कि क्या दिया मुसलमानों को। मैं कहना चाहता हूं 11 साल के कार्यकाल में बिलाल को डॉक्टर बिलाल बनाने का काम किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी ने किया है। इनके हाथ से पंचर का सामान हटाकर ये कलम थमाने का काम यदि किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। और बता दूं, ये तो चिढ़ेंगे ही, ये स्वर्ण मुसलमान है, सैयद है, पसमंदा को कैसे नमस्ते। अरे कहां से आई? को भाई, अरे ठीक है, आइए डिबेट ले जाओ अपनी किनारे, ले यार डिबेट किनारे ले जाओ, मैं बात करने दो। कहां से आना हुआ? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहां से? पौड़ी गढ़वाल। वह बारिश हो रही है काफी वहां पे? बाढ़ आ रही है। बाढ़ आ रही है, सड़कें ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है अभी। हाँ नहीं वो ध्यान रखिए, बारिश काफी ज्यादा हो रही। कहाँ आप कहाँ से हैं? मैं सहारनपुर यूपी से हूँ। सहारनपुर यूपी। हाँ जी, आप? मैं बलिया से हूँ। तो इतना सोच कहाँ रहे हैं बलिया के बारे में? मैंने कहा इतना टाइम लगता है। मैं मुझसे पूछे कहाँ से है, मैं दशहरी आम की जगह से हूँ।